आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें फटाफट भेज सकते हैं। आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और साथ ही कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। नंबर है 9136934065। इस पर आप अपने सवाल हमें भेजें। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड से लेकर मेटल्स, नेचुरल गैस और एग्री मार्केट से जुड़े भी सवाल आप भेज सकते हैं। दो मेहमान हैं आज हमारे साथ जो आज आपकी मदद करेंगे। मानव मोदी हैं मोतीलाल ओसवाल से, और जी चंद्रशेखर जी हैं, जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट्स हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त दिया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड ने आज फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। गोल्ड इंट्राडे में 89,000 रुपए के पार निकल गया, लेकिन आज फेड का फैसला आना है, उससे पहले सोने में थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन अभी भी भाव रिकॉर्ड से बहुत दूर नहीं है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, जिस तरह की तेजी चल रही है इस साल, 16% की तेजी पिछले एक साल में, घरेलू बाजार में 35% और इंटरनेशनल मार्केट में 39% तक की तेजी दिखी है, कब तक ये रैली चलेगी और क्या सलाह देंगे जो ट्रेड करते हैं, निवेश करते हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से? जितना सोना ऊपर जाता है उतना ही उसका करेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो अभी जो सोने के भाव है वो जो ऊपर $3,000 के ऊपर गया है, उसके कई कारण है, और एक सबसे बड़ा कारण है global geopolitical uncertainty and the effect of uncertainty of tariffs. मगर अब दुनिया इस दिशा में चल रहा है कि बहुत ही शीघ्र, मैं मानता हूँ शीघ्र, दो युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन रशिया और इजराइल हमास, वो मैं समझता हूँ सीज फायर तो हो जाएगा, शायद देयर विल बी पीस। तो जैसे वो होता है उसके ओर हम बढ़ते हैं तो जरूर $200, $300, $400 तक भी गोल्ड को लुटकने का संभावना है। मगर वो कब होगा? व्हेन विल देयर बी सीज फायर, व्हेन विल देयर बी पीस? वो तो अभी वो बोलना इतना आसान नहीं है, बट एट सम स्टेज ये तो होना ही है। शांति का जो माहौल बनना ही है, तो तभी बहुत बड़ा एक करेक्शन गोल्ड में आएगा। मगर इस जो लेवल है अभी हम देख रहे हैं 3,000 से ऊपर, इस लेवल में टिकेगा नहीं। दीज आर नॉट सस्टेनेबल लेवल्स, क्योंकि इस लेवल में कोई फिजिकल डिमांड तो है ही नहीं, ज्यादा करके स्पेकुलेटिव डिमांड है। और जो स्पेकुलेटिव कैपिटल अपना लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, एंड वो सभी लोग एल्गो ट्रेडर्स है, एक सेकेंड में वो बाहर निकल जाएंगे। कोई अभी उनको संकेत मिला कि एक करेक्शन का माहौल बन रहा है, तो एक सेकेंड में वो निकल जाएंगे मार्केट में से। तो जो लोग एल्गो ट्रेडिंग में नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनको बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा है। तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान का खतरा है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अलग चीज़ है, अदरवाइज अगर आप लंबी अवधि के निवेश करना चाहते हैं तो वेट करें, आपको नीचे का मौका मिलेगा। हिस्ट्री बताती है ऐसे 3 ऐसे मौके आए हैं जहां पर गोल्ड ने बड़ा करेक्शन दिखाया है। हमें नहीं पता कि वो करेक्शन कब आएगा और कितना बड़ा होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता है, लेकिन जो हिस्टोरिकल नंबर कहते हैं उसके हिसाब से जो 1980 की रैली के बाद करीब 56% की गिरावट अपने पीक से गोल्ड में आई थी, और वापस से उस पीक तक जाने में गोल्ड को करीब 10 साल लग गए थे। 1996 की जो रैली आई थी उसमें गोल्ड ने जो पीक बनाया था वहाँ से 30% करेक्ट हुआ, और उस पीक को पाने में करीब 6 साल 4 महीने लगे। और तीसरी सबसे बड़ी रैली जो आई थी वो 2012 तक चली थी, और वहाँ पर जो पीक बना था वहाँ से भी 30% टूटा था। मैंने ये कह रहा कि कितनी गिरावट आएगी, कब आएगी, ये अब पता करना, ये बताना, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हिस्टोरिकल नंबर है जो आपके सामने हमने पेश किया है। लेकिन गोल्ड पर आप, मानव जी, मौजूदा ट्रेंड आपको कैसा दिख रहा है? और आज एक अहम बैठक का फैसला भी आना है, फेड की बैठक का। हालांकि बाजार पूरी तरह से मान चुका है कि आज कोई ब्याज दरों में बदलाव नहीं होगा, लेकिन कमेंट्री इसलिए अहम होगी कि यूएस की जिस तरह की ट्रेड पॉलिसी में बदलाव हुए हैं, टैरिफ वॉर जिस तरह से चल रहा है, उनके जितने भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके साथ ट्रेड विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में उस फ्रंट पर यूएस फेड की क्या कमेंट्री आती है, पॉवेल की क्या कमेंट्री आती है, वो क्या काफ़ी अहम होगा। ग्रोथ को लेकर उनकी कमेंट्री काफ़ी अहम होगी। क्या कहेंगे, उससे पहले क्या करना चाहिए और बाद की क्या रणनीति होनी चाहिए?
मानव आपसे सवाल था। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से विश्वनाथ जी अगर हम फेड की बात करें, डेफिनेटली फेड की कमेंट्री तो आपने जैसे कहा इंपॉर्टेंट होगी। रेट कट की पॉसिबिलिटी नहीं है, एक स्टेटस को पॉज की पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड है बिल्कुल। लेकिन आज कमेंट्री के साथ साथ फोरकास्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा नजर होगी, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर गवर्नर पॉल की क्या स्टांस है। उसके साथ साथ क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प के टैरिफ के जो अपडेट्स आए, जो कमेंट्स आए, उसके साथ साथ उन्होंने रेट कट की भी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी देश को अपने स्पीच के साथ दी है। तो उस स्पीच के साथ पॉवेल कितना सहमत रखते हैं, वो थोड़ा हमें जानना बहुत जरूरी होगा। इस मीटिंग में रेट कट के साथ साथ इंटरेस्ट रेट के साथ साथ कैसे एक्सपेक्टेशन चेंज होते हैं, वो थोड़ा देखना जरूरी है। मेरे ख्याल से सोने के ऊपर भी अगर एक बार देखें, बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग ऊपर से आना जरूरी है। कोई भी चीज एक साथ एक ही तरफ बढ़ेगी तो डेफिनेटली उतना ही पेस से गिरेगी। रुक रुक के पॉज लेके बढ़ेगी तो एक एक मूव जो है वो बहुत बेहतर होगा। तो प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अब तक जो है एक ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। 3050 के आसपास थोड़ा शायद रुक सकता है, लेकिन यहां से और $50-60 की और जगह ऊपर में है मेरे ख्याल से $3100 के आसपास। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बाय का है। जब तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है वीकनेस का, मेरे ख्याल से ट्रेंड के साथ ही चले तो बेटर होगा। जैसे कॉल्स आपके सामने है, तो इंट्राडे स्पेसिफिक अगर देखना है तो 88,560 के आसपास बाय कर सकते हैं। 89,100 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 88,300 का इमीडिएट स्टॉप रख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ओके एक चलिए गोल्ड को लेकर एक इंटरेस्टिंग नंबर्स भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। गोल्ड को लेकर एक हमने नंबर्स ये निकाले हैं कि साल 1990 का हमने नंबर लिया है कि उस समय गोल्ड का भाव क्या था, 1 किलो सोने का भाव क्या हुआ करता था। उस समय करीब 3200 के आसपास 10 ग्राम का भाव था, यानी 3,20,000 के आसपास पकड़ के आप चले कि गोल्ड के 1 किलो का भाव था। उस भाव में आप मारुति 800 आराम से खरीद सकते थे, क्योंकि मारुति 800 की कीमत उस समय ये थी। वहीं साल 2000 में 1 किलो सोने का भाव 5 लाख रुपए के आसपास होता था। उस भाव में आप मारुति स्ट्रीम खरीद सकते थे। साल 2005 में 1 किलो सोने का भाव करीब 7.5 लाख रुपए थे। इस भाव में आप टोयोटा की इनोवा खरीद सकते थे। और साल 2010 में 1 किलो सोने का भाव 19 लाख के आसपास था। इस भाव से आप टोयोटा का फॉर्च्यूनर भी खरीद सकते थे। साल 2019 कोविड से पहले वाला साल, जहां पर 36 लाख रुपए था 1 केजी सोने का दाम। अगर उस प्राइस में अगर आप चाहते तो 38 से 40 लाख के आसपास BMW X1 सीरीज की कार आ रही थी, वो भी आप खरीद सकते थे। और साल 2025 आज की अगर बात करें तो आज सोना इंट्राडे में 89,000 के पार निकला था। उस लिहाज से देखें तो 89 लाख रुपए सोने की 1 किलो की कीमत हो गई है। उस भाव को अगर आप कंपेयर करें तो BMW X3 और ऑडी के 4 मॉडल उस भाव में आपको आ जाएंगे। उनके दाम भी 75 से 95 लाख के बीच में है। लेकिन अब आगे क्या होगा, कब अगली बड़ी तेजी उस तरह की रैली आएगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर साल 2040-50 की बात करें तो स्पेकुलेशन होगा। लेकिन आप अगर इस तरह के भी भाव देखने को मिले लंबी अवधि में कि आप जेट भी खरीद पाएं, यही उम्मीद करते हैं। चलिए, एक इंटरेस्टिंग डेटा था, आपसे शेयर कर लिया। सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करते हैं। हमारे साथ कई दर्शक हैं जो लगातार गोल्ड और सिल्वर पे अपना सवाल भेज रहे हैं। एक एक करके हम सारे वो सवालों के जवाब देंगे। हमारे पहले दर्शक है सोनू वर्मा है कुशीनगर से। सोने में आगे क्या होगा? चंद्रशेखर सर, इनको क्या सलाह देंगे सोनू वर्मा जी को? सर, आवाज में दिक्कत है, आप प्लीज दोबारा बोलिए। सोने में आगे क्या होगा? आपका तरफ से पता नहीं मुझे, बट आई एम नॉट एबल टू हियर। ओके सर, सोने में क्या होगा ये जानना चाह रहे हैं। हमारे एक दर्शक है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सोने में आगे क्या होगा? जी जी। मैं एक बड़ा करेक्शन का इंतजार कर रहा हूं। ये जो इतना ऊंचा भाव है, तो इससे कम भाव में जिन्होंने खरीदा है, अभी बेचने का समय है, अभी खरीदने का समय नहीं है। क्योंकि कभी मार्केट करेक्शन मोड में चला जाएगा, उसका किसी को पता नहीं। तो इसमें वो जो कहा जाता है, नोबडी सेल्स एट दी हाईएस्ट प्राइस, नोबडी बाइज एट दी लोएस्ट प्राइस। तो ये जो इसके नीचे भाव में जिन्होंने भी लिया है, अभी बेचना सही रहेगा। और जितना मुनाफा वसूली होता है
उस मुनाफे को आप दोबारा गोल्ड में लगाइए, क्योंकि आपका जो पूंजी है, कैपिटल है, इट विल रिमेन इंटैक्ट विद यू। तो मेरा सलाह होगा, मेरा कोई ट्रेडिंग पोजीशन नहीं है, आई एम नॉट अ ट्रेडर, ये डिस्क्लेमर मुझे देना चाहिए, मगर मैं मानता हूं दिस इज टाइम टू सेल एंड नॉट टू बाय। तो ये सेल करने का टाइम है, मुनाफा वो घर ले जाने का टाइम है, ये सलाह आपके लिए है। अगले दर्शक है अजय कुमार सिंह, सोने का भाव ऊपर में कहां तक जा सकता है? क्या लग रहा है मानव आपको, सोने का भाव आप मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए कहां तक ऊपर जाने का प्रिडिक्ट कर रहे हैं? घरेलू बाजार के हिसाब से बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर हम कॉमेक्स की बात करें, जैसे मैंने कहा 3050 के आसपास अभी जहां पे है वहां पे थोड़ा थक रहा है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, लेकिन ट्रेंड अभी भी ऊपर है। फैक्टर्स जो है मेजरली कोई फैक्टर्स चेंज नहीं हुए हैं। अगर हम देखें टैरिफ भी, वॉर अभी भी है, अनसर्टेनिटीज अभी भी है, सेंट्रल बैंकिंग बैंक अभी भी है, फिजिकल स्पेकुलेटिव डिमांड अगर जो हम आर्बिट्रेज की बात करें वो भी कहीं की सेंटिमेंट बूस्ट हो रहा है। तो अब जैसे कोई फैक्टर चेंज नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से वो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। लॉन्ग टर्म के लिए 90,000 91,500 तक की एक जो रेंज है वो शायद पॉसिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आ सकती है। 91,500 के आसपास का जो रेंज है, जो $3100 के आसपास बनता है अगर हम 87 का USD/INR अज्यूम करें तो। चलिए अगले दर्शक है नवीन वर्मा है अलीगढ़ से। गोल्ड को इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 86,500 रुपए में। क्या करना चाहिए मानव इनको? निकल जाए शॉर्ट पोजीशन से या बने रहें? जी मेरे ख्याल से 86,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अगर देखें तो मेरे ख्याल से 86 के नीचे का भाव मैं अभी के लिए तो नहीं देखता हूं। अगर फॉल भी आता है तो शायद वहां तक आके, वो सपोर्ट तक आके थोड़ा रिवर्स भी हो सकता है। अगर यहां से 1,000 रुपए का भी फॉल आता है, थोड़ी कॉस्ट बेहतर होती है, तो मेरे ख्याल से एग्जिट करना बेटर होगा। या फिर सामने एक हेज बिठा सकते हैं, जैसे अगर उन्होंने शॉर्ट कर रखा है तो पुट साइड शॉर्ट कॉल ऑप्शन पुट जो होगा वो बेटर होगा, या फिर एक हेज बिठाना बेटर होगा। इधर और उसे ओपन रख के ना जाए, क्योंकि आज फेड की मीटिंग भी है, तो एक प्रॉपर हेज बिठाना मेरे ख्याल से बेहतर होगा, या फिर थोड़ा नीचे मिले तो कॉस्ट एग्जिट करना बेहतर होगा। ओके, तो थोड़ा नीचे आया तो एग्जिट कर ले, कैरी ना करे, या तो फिर हेज करके जरूर जाए अपनी पोजीशन को, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। अगले दर्शक हमारे साथ हैं नवनीत है राजगढ़ से। चांदी और एल्यूमिनियम पे अपनी राय चाह रहे हैं। चांदी को लेकर और एल्यूमिनियम को लेकर आपका व्यू क्या है चंद्रशेखर सर? मैं पहले कई बार बताया हूं, मैं काफी बुलिश हूं, और मार्केट जैसे सोना ऊपर जाता है चांदी भी जरूर ऊपर जाएगा, और जा रहा है। चांदी का खास बात क्या है कि चांदी का मार्केट में कम से कम 6,000 टन का डेफिसिट है। वर्ल्ड सिल्वर मार्केट इज फेसिंग a deficit of 6,000 टन, नंबर 1। नंबर 2, चांदी न केवल प्रेशियस मेटल है, वो एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो बहुत इंडस्ट्रियल यूसेज में जा रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वगैरह। तो उसमें 60% ऑफ चांदी का जो कंजम्पशन है वो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है। तो इसके वजह से मार्केट में डेफिसिट है, इंडस्ट्रियल डिमांड है, इसके वजह से चांदी काफी तेजी में है, और इसी लेवल तेजी में ही रहेगा आगे भी, आगे 6-8 महीना। आप अगर किसी को ट्रेड करना हो चांदी में और एल्यूमिनियम में तो क्या सलाह दे रहे हैं मानव? मेरे ख्याल से चांदी में बिल्कुल ट्रेंड ऊपर है, 1 लाख के ऊपर हमें काफी समय से दिखा भी है, तो एक बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ मोमेंटम है। लेकिन जैसे प्रॉफिट बुकिंग की हमने बात की, भले ही कॉपर में थोड़ी एक तेजी है, इंडस्ट्रियल मेटल्स में, सोने में हमने जैसे बात की थोड़ी रुकावट है, चांदी में मुझे लग रहा है कि क्योंकि वोलेटाइल काउंटर है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा हो सकता है। आज सुबह से भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा हमने सेल ऑफ देख लिया है। ओवरऑल अगर हम देखें, लास्ट जो लो था 99,500 के आसपास का, वो लो के नीचे का एक बिल्कुल स्टॉप होना चाहिए। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे और थोड़ा करेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। शायद ऊपर के भाव में 1,09,000 1,01,000 के आसपास अगर भाव मिलता है तो वहां से एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में हम सेल कर सकते हैं 1,01,600 का स्टॉप, और 99,300 99,500 जो नीचे का सपोर्ट है वहां का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर वहां से ट्रेंड के साथ मेरे ख्याल से चलने लगेगा चांदी, लेकिन एज ऑफ नाउ थोड़ी और जगह बाकी है।
एक सवाल भी था रमेश जी का रायचूर कर्नाटक से कि चांदी उन्होंने 1 लाख पे सेल कर रखी है, रुकने में फायदा है क्या? वन लाइनर जवाब मानव जी। ख्याल से अभी गिरावट कंटिन्यू है, ऊपर से सेल ऑफ भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी के लिए वेट कर सकते हैं, इसे होल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली फेड और डेटा जो आज एक्सपेक्टेड है उसके पहले एक बार डिसीजन ले लेंगे ट्रेंड के साथ तो बेहतर होगा, लेकिन अभी के लिए जो ट्रेंड है इसे होल्ड कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ अमित है नासिक से, परवीन है पुणे से और साथ ही हसमुख है गुजरात से। इन तीनों के सवाल क्रूड पर और नेचुरल गैस पर है, ट्रेड करना चाह रहे हैं। ऑप्शंस में कोई कॉल हो तो वो भी बता दीजिएगा, क्रूड पर और नेचुरल गैस पे। माना बताएं। सबसे पहले क्रूड की बात करते हैं सर। कच्चे तेल में अगर देखें तो काफी सुबह से गिरावट ही देख रही है। हम कल भी एक दो दिन पहले मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे, ऊपर की तरफ मार्केट गया था, एक बाइंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आई थी और फिर वहां से तेजी से हमने गिरावट देखी, ऑलमोस्ट 6000 के भाव आ गए थे। अब मुझे लग रहा है कि क्रूड डेफिनेटली वो एक बुल ट्रैप करके थोड़ा बहुत नीचे और जगह बाकी है, जो फॉल था वो कंटिन्यू करेगा रिलीफ रैली के बाद। तो क्रूड में सेल की तरफ रहना बेहतर होगा। जो भी राइज दिखे वो राइज में सेल करना एक बेहतर स्ट्रैटेजी होगी। कॉमेक्स में 65-64 डॉलर्स का एक WTI में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है उस जोन के आसपास। मेरे ख्याल से वहां तक एक फॉल एक्सपेक्टेड है। डेफिनेटली अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में MCX की बात करें तो क्रूड में 5810 5800 के आसपास हम बेच सकते हैं। अगर स्टॉप की बात करें 5880 और 5700 का इमीडिएट टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्रूड में। डेफिनेटली जितनी भी राइस है सेल में रहेंगे। नेचुरल गैस में थोड़ा बिहेवियर उल्टा है, वोलेटाइल काउंटर है, काफी ज्यादा सेल ऑफ देख चुके हैं। तो मेरे ख्याल से नेचुरल गैस में 356 357 के आसपास हम बाइंग कर सकते हैं। 351 का स्टॉप, 368 का टारगेट नेचुरल गैस में रहेगा। चलिए अगले दर्शक है गोपाल हैं दिल्ली से। सोने को कहां खरीदें, किस लेवल पे खरीदें, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों जानना चाह रहे हैं। हालांकि आपने बताया मानव, एक बार गोपाल जी को बता दीजिए। जी बिल्कुल, अगर शॉर्ट टर्म की खरीद है तो 88,500 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, 88,560 के आसपास। अगर स्टॉप लॉस रखना है 88,300 के नीचे का रख सकते हैं, 89,100 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। डेफिनेटली मैं हमेशा ये कहता हूँ स्टैगर्ड बाइंग करें अगर लॉन्ग टर्म की तेजी है। पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट अभी ना करके थोड़ा थोड़ा करके हर डिप पे बाय करें, क्योंकि जैसे चंद्रशेखर सर ने भी कहा कि डिप एक्सपेक्टेड है, प्रॉफिट बुकिंग हम सुबह से देख रहे हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा करके और थोड़ी डिप का वेट करेंगे, वापस वहां पे करेंगे, तो स्टैगर्ड वे इन्वेस्टमेंट विल बी अ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए ये लेवल्स रहेंगे। विन कोठारी हैं, 2 से 3 महीने में क्या सोना 82,000 और चांदी 90,000 तक, 90,000 तक आएगी क्या? चंद्रशेखर सर क्या लग रहा है 3 महीने में पॉसिबल है क्या वो लेवल 82,000 गोल्ड पर और 90,000 चांदी का? हाँ, मैं मानता हूँ दिस इज पॉसिबल, प्रोवाइडेड जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हुआ तो जरूर इसका संभावना मैं देख रहा हूँ, इट इज पॉसिबल। मगर अभी हम तो सिर्फ सोना चांदी पे बेट लगा सकते हैं, वी कांट टेक अ बेट ऑन द आउटकम ऑफ द वॉर, ओके, और गवर्नमेंट पॉलिसीज, जियोपॉलिटिक्स। मगर जैसे कुछ तो सीज फायर या उसका ऐलान होता है तो जरूर सोना और चांदी में बड़ा करेक्शन आने का संभावना मैं देख रहा हूँ। वो 3 महीने में हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है आज। ओके, हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में आज ट्रेड करना चाह रहे हैं शाम के सत्र में, टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं मानव आपसे, किस साइड की ट्रेड ले, टारगेट और एसएल दोनों बता दें। नेचुरल गैस आज बाइंग की तरफ है, एक्सपायरी भी नजदीक है। अगर हम देखें एक्सपायरी ट्रेड के हिसाब से भी तो ओवरऑल कॉल साइड या बाई की तरफ रहेंगे तो बेटर है। इमीडिएट बेसिस पे 350 के ऊपर जब तक है तब तक बाइंग की ही सलाह रहेगी। 356 के आसपास फ्यूचर्स में अगर मिलता है, हालांकि अभी का भाव थोड़ा ऊपर है डेफिनेटली, बट डिप बाइंग करते रहेंगे तो बेटर होगा। बट 356 के आसपास बाय कर सकते हैं। 368 का इमीडिएट टारगेट है और एक रेजिस्टेंस भी है और 351 का स्टॉप लॉस है। तो 350 370 का एक ब्रॉडर रेंज है, मेरे ख्याल से ये रेंज की एक स्ट्रैटेजी बिठा सकता है। दर्शक है कुशल हैं, कॉपर में आगे क्या रहेगा? मानव क्या ट्रेड सलाह दे रहे हैं इनको? कॉपर में कैसा दिख रहा है आपको यहाँ से?
कॉपर मेरे ख्याल से विश्वनाथ जी बाइंग की तरफ रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है डेफिनेटली। एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। चाइना की तरफ से भी जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, वीकेंड में भी बहुत ज्यादा अच्छे अपडेट्स, पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा कम हुई है एलएमई में, तो ओवरऑल सेंटीमेंट काफी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से 906 के आसपास अच्छी बाइंग बनती है, 902 के नीचे का स्टॉप होना चाहिए, 915 का इमीडिएट टारगेट बनता है कॉपर में। चलिए अब एक अहम खबर की बात करते हैं। शुरुआत हम शुगर के साथ करेंगे, चंद्रशेखर सर के साथ उस पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्रशेखर सर, शुगर के जो उत्पादन अनुमान है, हमने देखा था इस्मा से लेकर एस्टा और बाकी जितने भी एसोसिएशंस हैं उसमें एनएफ, सीएसएफ, उनके भी उत्पादन अनुमान में बार बार बदलाव हुए। इससे होता क्या है कि मार्केट में स्पेकुलेशन बढ़ता है। आपके अनुमान पर किसी ने ट्रेड ले लिया और आपने अनुमान फिर बदल दिया महीने भर बाद, फिर अगले महीने कुछ और अनुमान दे दिया, इससे माहौल खराब होता है। इसमें क्या किया जा सकता है? शुगर में इस बार काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है और हर बार होता है, कॉटन में होता है, गेहूं में होता है, इस तरह के उत्पादन अनुमान जारी किए जाते हैं, फिर कम ज़्यादा किए जाते हैं, अपने ट्रेड के हिसाब से लोग इस तरह की नंबर जारी कर देते हैं। सबसे पहले शुगर पे बताइए सर, क्या हो रहा है सर? ऐसा है, जब हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि क्षेत्र का उत्पादन के बारे में बात करते हैं, उसका सही अनुमान लगाना इतना आसान नहीं है। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो नामुमकिन है। इट इज पॉसिबल। 95% एक्यूरेसी ऐसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं। और आपका ही चैनल में हम दोनों ने अभी रबी और खरीफ पिछले 3-4 साल में एस्टिमेट दिया है और लगभग वो एस्टिमेट सही निकला है। आप जानते हो, आपके दर्शक भी जानते हैं। चीनी में क्या हो रहा है, 2024-25 में 23-24 से 24-25 में एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा है। मगर उत्पादन में, गन्ने का उत्पादन कम से कम 100 लाख टन की कमी आई है सरकार के आंकड़े के मुताबिक। मैं मानता हूं सरकार के आंकड़े भी जरा ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है उत्पादन का नंबर। मगर इंडस्ट्री में अभी एक माहौल लोग पैदा करना चाहते हैं कि हमारा देश में बहुत बड़ा एक शॉर्टेज होने वाला है और शायद हमें आयात करना पड़ेगा। ऐसा एक पता नहीं भ्रम, वो शब्द सही है कि नहीं, ऐसा एक माहौल बन रहा है, वो मैं देख रहा हूं। ऐसा है कि हमारा शुगर का बैलेंस शीट हम देखेंगे, फिर भी हम सरप्लस में रहेंगे, मगर वो सरप्लस छोटा रहेगा। इस देश में 80, 90, 100 लाख टन का सरप्लस जिस देश ने कई सालों से देखते आ रहा है, अब वो सरप्लस घट करके शायद 50 लाख टन का होगा। When you look at the balance sheet, production, opening stock, production, consumption, closing stock, ये जब हम देखेंगे तो हमारा जेन्युइन एंडिंग स्टॉक कम होगा। तो पिछले 5 साल का एवरेज से इस साल कम होने का संभावना है। दैट इज अ बुलिश सिग्नल फॉर द मार्केट एंड दैट इज व्हाई प्राइसेस विल रिमेन फर्म। अगर मैं मानता हूं हम उत्पादन और कंजम्पशन का आंकड़े देखेंगे और ओपनिंग स्टॉक के ओर भी ध्यान दिया, तो हमें शायद इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। दूसरा है कंजम्पशन। मैं देख रहा हूं अक्रॉस द बोर्ड कहीं एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कंजम्पशन ग्रोथ, कंजम्पशन में बढ़ोतरी मैं नहीं देख रहा हूं। कंजम्पशन इज फेयरली स्टेबल। तो उस ओर से भी हमने देखा तो कोई बड़ा डिमांड सप्लाई गैप नहीं निकलेगा। तो वी आर इन ए टेक्निकल सरप्लस सिचुएशन चीनी में। अब तक तो आयात करने का कोई बड़ा माहौल नहीं बना है और आगे जाकर के 1 महीने में हमें लगभग पता चल जाएगा कि फाइनल प्रोडक्शन का आंकड़ा क्या है। और वेदर काफी मौसम का परिवर्तन भी उसका असर भी हम देख रहे हैं गन्ना का उत्पादन में, ऑन द जूस कंटेंट वगैरह वगैरह। तो काफी इतना मुश्किल नहीं है एस्टिमेशन, मगर 90 to 95% एक्यूरेट में हम जरूर एस्टिमेट कर सकते हैं। आपको याद होगा हमारा एंड सितंबर 2024 हमने गन्ने का अनुमान दिया था। चीनी का अनुमान हमने तभी बताया था 300 लाख टन। वो शायद अभी घट करके शायद 290 लाख टन का
हो सकता है, मगर इंडस्ट्री एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, उनका आंकड़ा और भी कम है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, शायद ज्यादा जानते हैं। मगर उस पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कहना जी मैं यहाँ पे कहना ये चाह रहा था कि अगर वो नंबर जारी करते हैं, अनुमान अगर जारी करते हैं तो फरवरी के बाद किया करें, ताकि स्थिति ज़्यादा साफ हो। पहले से आप बार बार जारी करके बदलाव करते हैं तो इससे मार्केट में सट्टेबाजी को बढ़ावा मिलता है और आपकी वजह से कोई और अलग गलत पोजीशन में फंस सकते हैं। सर गेहूं को लेकर बताइए, वक्त बहुत कम है, 30 सेकंड सर अब बचा हुआ है। गेहूं को लेकर क्या रिपोर्ट है सर? गेहूं में भी इस तरह के काफी नंबर आ रहे हैं, हर बॉडी की अपने अपने रिपोर्ट है, सरकार काफी बुलिश है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कम उत्पादन है। आप बताएं सर। नहीं, 1154 लाख टन का उत्पादन सरकार ने बताया है। गेहूं का एकरेज कम है, गेहूं जहां उत्पादन होता है गेहूं का, वहां का बरसात इतना सही नहीं था, ठीक नहीं था रबी सीजन में। विंटर रेन्स वर नॉट इनफ। उसके बावजूद भी सरकार के आंकड़े हैं 1154 लाख, जिससे मैं सहमत नहीं हूं। और शायद कम से कम ये 10% ज्यादा बोला गया है। मैं मानता हूं 1020 से 1040 लाख टन का आसपास ही उत्पादन होने का संभावना है। और गर्मी अभी भी जारी रहेगी आगे 2, 3, 4 हफ्ते, तो और भी उत्पादन 1000 लाख टन से भी कम होने का खतरा है। तो 1154 तो मैं नहीं मानता हूं कि इतना उत्पादन है। कम से कम 10% कम है उत्पादन। अभी हम देखते हैं क्या है। तो हमारा एस्टिमेशन, क्रॉप एस्टिमेशन के बारे में हमें काफी, वी शुड बिकम मोर साइंटिफिक इन आवर क्रॉप। एक जस्ट 1 मिनट। केंद्र सरकार ये बताती है कि उन्होंने सिर्फ सभी राज्य सरकारों से आंकड़े लेकर के दे हैव कंसोलिडेटेड एंड दे आर सबमिटिंग। अगर ऐसा, then they should also give acreage numbers, rainfall data and production state wise। वो state wise नंबर बहुत लेट आता है, तो मेरा इंतजार रहेगा। we need state wise acreage and production number for every crop। शुक्रिया सर, चंद्रशेखर सर आपका, मानव सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन हम एग्री उत्पादन को लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि जब नंबर पूरी तरह से स्थिति साफ हो तब नंबर जारी करें। ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेड बॉडी से जुड़े हुए लोगों की जो पोजीशन हो, ट्रेड हो, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हो, उसके आधार पर आप अपने नंबर बहुत पहले कर दें। लेट भी करें, लेकिन चीज़ें एक्यूरेट तभी होगी जब करेंगे। हम पूरी तरह से एक्यूरेसी लाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं और नंबर जारी लास्ट में जाकर कर सकते हैं। शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का। इस खास पेशकश को यहीं समेटते हैं। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।